कि एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स यानी कि खेती की जमीनें जो होती थी वो किले के अंदर ही सिचुएट क्यों की जाती थी, ठीक है। So I think for that we discussed about what was the requirement. Actually, in medieval times, there was a normal objective of the rulers that Bhaiya remain prepared of rulers to keep them pre-prepared, yet to keep them in pre-prepared mode for any siege. Siege का मतलब if any situation comes where the other kingdom in front of you, मतलब where the other kingdom in front I think counters the respective kingdom. Therefore, for that system, yeah, for that condition, every ruler was used to come into the mode of pre-preparedness, so as to last for many months to even years, कि जिससे कि महीनों से लेकर कई सालों तक अपनी सफिशिएंसी में कंटेन किया जा सके, स्पेशली विद सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड स्टोरेज अवेलेबिलिटी एंड ग्रेन व्हील्स, ठीक है। Then after that we came on to understand the second line of fortification and third line of fortification also. Now coming on to fort detail, थोड़ा सा हम किले को डिटेल में समझने पे आ जाते हैं। First of all, typical features Indo-Islamic. But actually, you must be completely aware of it that before Vijayanagar Empire, already Islamic rulers entered into India. First point. Second point, Bhakti and Sufi traditions were also mixed. Bhakti पहले आ चुके थे, Sufi traditions उस वक्त हमारे देश के अंदर promote and propagate हो रहे थे. Due to which we can see, we can easily say that the आप कह सकते हैं type of mode of Vijayanagar Empire, या the type of mode of physical features of Vijayanagar Empire was actually Indo-Islamic. यानी कि जो टिपिकल फीचर्स थे विजयनगर एम्पायर के वो एक्चुअली दो शैलियों में कंबाइंड तरीके से इंडो इस्लामिक, अंडरस्टूड, यानी कि शैली क्या थी, इंडो इस्लामिक। नाउ फर्स्ट पॉइंट, आप कहेंगे सर थोड़ा सा इसकी विस्तृत जानकारी दें। फर्स्ट पॉइंट, वेल गार्डेड गेट्स, regulated forms in a distinctive architectural form before its entrance, linking the city to the roads. पहली बात, जो किले के गेट्स थे, कोई एक गेट तो होता नहीं था। इन एवरी डायरेक्शन देयर वर गेट्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस एंड अकॉर्डिंग टू द कोसाइंस। ज्योग्राफिकली जो कोसाइंस होते थे एम्पायर के, जो किस किस एंगल पे किस किस तरीके से कर्व्स अंदर जो है मोड हो रहे हैं इनटू द सिटी, इनटू द अर्बन कोर ऑफ द एम्पायर, उसके अकॉर्डिंग कई सारे गेट्स थे एम्पायर के। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल द गेट्स वर वेल गार्डेड। वेल गार्डेड समझते हैं, अच्छी खासी फौजें वहां पर होती थी, सुरक्षा कवच बनाकर रखती थी पूरे के पूरे साम्राज्य के लिए, पूरे के पूरे एम्पायर के लिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो गेट्स होते थे विजयनगर एम्पायर के, दे वर यूज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन अ वेरी डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल फॉर्म, बिकॉज ऑब्वियसली हमने ऊपर बात की था, शैली ना इंडो थी ना इस्लामिक थी, कंबाइंड थी, इंडो इस्लामिक। देयरफॉर देयर आर्किटेक्चरल फॉर्मेट वाज कंप्लीटेड इन इंडो इस्लामिक फॉर्मेट या इंडो इस्लामिक फॉर्म, ठीक है। फोर्थ थिंग, और गेट हमेशा जो है एम्पायर की एंट्रेंस से पहले होते थे, ऑब्वियसली, क्योंकि गेट्स वर एक्चुअली द मीडियम टू एंटर इनटू द एम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज वर द गेट्स व्हिच यूज्ड टू कनेक्ट द होल एम्पायर टू द सिटी विद इन द एम्पायर थ्रू रोड्स, एंड द मीडियम वर रोड्स। यहीं से रोड्स निकलती थी और यही रोड्स जो हैं सिटी को लिंक करती थी विद इन द सिटी along with within the empire to different edges, corners and niches. नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं आर्चेस। आप कहोगे आर्चेस क्या होते हैं? आर्चेस होते हैं कर्व्स सपोर्टिंग ब्रिजेस और रूफ्स ऑन द गेटवेज लीडिंग टू द फोर्ट सेटलमेंट्स एंड डोम ओवर द गेट। पर देखिए आर्च, ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट फीचर था कि जो इनके गेट्स होते थे, ठीक है, इनके जो गेट्स होते थे, इन गेट्स के ऊपर आर्च यानी कि गुंबद होती थी, लीडिंग टू द फोर्ट सेटलमेंट्स एंड डोम ओवर द गेट। यानी कि सिंपल वी कैन से दैट देयर गेट्स वर एक्चुअली कवर्ड विद अ डोम, understood, and that particular dome of any particular gate was used to be a very special feature, ठीक है, of the settlements of Vijayanagar Empire, starting from the gateways entering into the city. Note introduced by the Turkish sultans। और अब आप कहोगे सर ये गेटों के ऊपर ये जो रूफ और गुंबद वाला सिस्टम आप बता रहे हैं, जो छतरी सी बनाना, ये जो सिस्टम में था विजयनगर एम्पायर के, who introduced it? Obviously because it was not an Indo system, therefore obviously it must have been introduced by some Islamic tradition, and Islamic tradition ने अगर इंट्रोड्यूस किया होगा तो आई थिंक इस्लामिक ट्रेडिशन को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन रहे होंगे? आई थिंक सुल्तान। एंड सुल्तान कहाँ से? तुर्किश। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट दिस सिस्टम ऑफ कर्व्स supporting the bridges, supporting the roofs on the gateways, ठीक है ना, leading to the fort settlements and dome over the gate, ठीक है,
that was actually introduced by the Turkish Sultan. This system was introduced by Turkish Sultan. Before that, we were not into the system of kind of this. Because हमारी शैली में वो आता ही नहीं है, वैदिक शैली में ये चीज आती ही नहीं. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज रोड्स. सड़कों के बारे में बात करें, विद इन द सिटी एंड रोड्स लीडिंग आउट फ्रॉम इट. ऑब्वियसली वो पूरे एम्पायर के अंदर सिटी को पूरे एम्पायर से कनेक्ट भी रोड्स ही करती थी और सिटी को सिटी से भी कनेक्ट रोड्स ही करती थी. यानी कि रोड्स वर एक्चुअली द प्रॉपर मीडियम which were used to be connected, यानी कि which were actually the medium to connect the city within the city along with the city outside the city also. यानी कि inwards and outwards, यानी कि inways and outways of the city were used to be connected to each other, या to different niches corners through the medium named as roads. Next point, generally wounded around through the valleys. Next one, most important, extended from temple gateways फर्दर लाइन बाय बाजार. भाई सिंपल आप कह सकते हैं पूरे एम्पायर की जितनी भी घाटियां थी वहां भी सड़कें थी. अलोंग विद आप कह सकते हैं कि सड़कें कहाँ से शुरू होती थी, जैसा कि हमने बात की, रोड्स यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम एक्चुअली द गेटवेज ऑफ द एम्पायर. और अगर विद इन द एम्पायर की बात करें तो गेटवेज से शुरू होकर टेम्पल्स तक जाती थी. ठीक है, और टेम्पल्स से लेकर बाजार तक जाती थी, बाजार से लेकर अंदर अर्बन कोर तक जाती थी. यानी कि इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से रोड्स वर एक्चुअली द मीडियम टू कंप्लीट द फोर्ट विद इन द फोर्ट. ठीक है, simple words, to complete the empire within the empire, या to complete the city within the city, या to link the city within the city and to link the city with the empire. This is the foremost thing. Next point आ जाता है urban core. First point, northeastern corners of the urban core may have been occupied by rich traders. First of all, urban core का north eastern part अगर हम बात करें, north east, ये आपका अलाइनमेंट बैठता है नॉर्थ ईस्ट. तो अगर हम पूरे एम्पायर को इस तरह से ले लें और अर्बन कोर कहीं जाकर अब सपोज नॉर्थ में सिचुएटेड है, तो उस नॉर्थ में सिचुएटेड अर्बन कोर का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आप कार्व कर सकते हैं. तो एक्चुअली द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर्स ऑफ द अर्बन कोर सिचुएटेड विद इन द विजयनगर एम्पायर मे हैव बीन बोला गया. मे हैव बीन का मतलब दावा नहीं ठोका गया है. इट इज जस्ट अ, आप कह सकते हैं स्पेकुलेशन अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज. जो भी रिपोर्ट्स मिली है उसके अकॉर्डिंग एक स्पेकुलेशन है, क्योंकि उसके अलावा कोई और स्पेकुलेशन है नहीं. दैट नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर जो अर्बन कोर के हुआ करते थे, वहां पर एक्चुअली सिर्फ अमीर व्यापारी रहते थे. यानी कि ओनली रिच ट्रेडर्स वर यूज्ड टू सर्वाइव, या फिर वी कैन से दैट ओनली रिच ट्रेडर्स वर यूज्ड टू एग्जिस्ट वेयर इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर्स ऑफ द अर्बन कोर. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, एविडेंसेस सपोर्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चाइनीज पोर्सिलेन इन सब एरिया. सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, ऊपर वाली जो बात हम कह रहे हैं ये तो हमने देख ली कि एक्चुअली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो अर्बन कोर का होता था, उसके जितने भी कॉर्नर्स और जितना भी एरिया स्पेसिफाइड होता था, दैट यूज्ड टू बी ऑक्यूपाइड एक्चुअली बाय ओनली रिच ट्रेडर्स. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, एविडेंसेस सपोर्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चाइनीज पोर्सिलेन इन सम एरियाज. अब आप कहोगे काइंडली प्रोवाइड अस द एविडेंस ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू अस. सर मैं कहूंगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू. भाई तो आप कहेंगे आपने हमसे कहा कि अर्बन कोर का कंप्लीट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो सब रिच ट्रेडर से ऑक्यूपाइड था. इसका सबूत दीजिए. सबूत ये है कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में बहुत सारे मटेरियल्स अर्बन कोर के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में ऐसे पाए गए हैं जो बहुत ही कॉस्टली होते थे, बहुत ही महंगे होते थे, जो अकॉर्डिंग टू दोज टाइम्स नॉर्मल आदमी के खरीदने के बस में नहीं. आप कहोगे like there were used to be many products which were actually found when archaeologically excavated, and those materials were made of Chinese porcelain. Chinese porcelain के बहुत सारे materials हमें खुदाई में मिले और Chinese porcelain बहुत ही महंगा ऑब्जेक्ट था. तो इससे पता चल सकता है वो ऑब्जेक्ट ट्रेडर्स अपने लिए यूज भी करते थे, साथ में उसकी ट्रेडिंग भी करते थे. ये फर्स्ट एविडेंस. थर्ड पॉइंट, ऑल्सो कैन बी रेफर्ड टू एज अ Muslim residential quarter with tombs and mosques having distinctive features resembling to that of mandapas in temples of Hampi. इसके अलावा जो मुस्लिम रेसिडेंशियल एरियाज होते थे, या फिर हम दूसरी भाषा में मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर बोले उनको, तो एक्चुअली मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर्स जो होते थे, ऑब्वियसली जैसे आज इनकी जो कॉलोनी होती है मुस्लिम्स की, वहीं तो उनकी मस्जिदें होती हैं, वहीं तो उनकी गुंबदें होती हैं, वहीं तो उनकी मज़ारें होती हैं. तो उस वक्त भी एक्चुअली यही होता था. The residential area of Muslims were actually be cut in the form of a quarter first upon,
and secondly, all their religious places were used to be accumulated and patched with their residential quarters, like tombs, like mosques. Third most important thing, the features of tombs and mosques were actually very distinctive, but actually they were partially, or we can say more partially, inspired from the architecture of mandapas. मंडपास क्या होते थे? हम्पी में बने हुए मंदिरों से जो आर्किटेक्चरल स्किल्स थी वो इंस्पिरेशन के रूप में ली, और मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर्स में उन्हीं आर्किटेक्चरल स्किल्स को बेस बनाते हुए मस्जिदों का भी स्टेब्लिशमेंट हुआ और गुंबदों का भी स्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी कि टॉम्स का भी, मॉस्क्स का भी, साथ में मज़ारों का भी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बारबोसा। अब आप कहोगे सर, इफ यू आर एक्सप्लेनिंग सच फैक्ट्स टू अस देन काइंडली गिव अ पर्टिकुलर सूटेबल रेफरेंस ऑफ सम पर्टिकुलर सूटेबल ट्रैवलर, अगर कोई उस वक्त आया हो इंडिया में या विजयनगर के आसपास। So we will take a reference of Barbosa. Who was actually Barbosa? Barbosa actually was a traveler who visited India, and he was a Portuguese. First point, the ordinary houses of the people are thatched but well built and arranged according to occupations in long streets with many open places. ध्यान से सुनिएगा, बारबोसा ने जो पोर्चुगीज से इंडिया में आए थे एक ट्रैवल करने के लिए एज अ ट्रैवलर, उन्होंने अपने ट्रैवलर अकाउंट में कुछ बातें मेंशन की। One of those most important talks were, first point, उन्होंने कहा कि विजयनगर एम्पायर के अंदर जो ऑर्डिनरी लोग रहते थे, यानी कि जो आम लोग रहते थे, उन आम लोगों के जो आम घर होते थे, एक्चुअली वो आम लोगों के आम घर एक तरीके से छप्पर पड़ा होता था उन घरों पे। थैच्ड कह रहे हैं ना, यानी कि वो कच्चे होते थे, कच्चे और छप्पर पड़े हुए, बट बहुत ही तरीके से बने होते थे। यानी कि उनका क्या कहना है, the ordinary houses of the people were so ordinary that they actually used to be thatched, but they were very very well built. ठीक है। And second point, actually the ordinary houses of the people were thatched but well built. Second point, and all the ordinary houses of the ordinary people used to be arranged according to the occupations of the people. यानी कि जिस आदमी का जैसा काम होता था उसी काम के अकॉर्डिंग उसके घर का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, ओरिएंटेशन वैसी ही होती थी। ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल दोज हाउसेज यूज्ड टू बी अरेंज्ड इन अ अरेंज्ड मैनर, एक पर्टिकुलर मैनर में वो बने होते थे। फोर्थ थिंग, सारे के सारे हाउसेज जो बने होते थे ऑर्डिनरी लोगों के पास से उनके लंबी सड़कें निकली होती थी। ठीक है। और उन लंबी सड़कों पर काफी ओपन एरियाज होते थे, जैसे आज हम कहते हैं ना ये पार्क्स एंड ऑल, ये सब ये बहुत पुरानी टेक्निक। So actually we can say that the ordinary houses of the people were actually thatched, but they were well built. Second point, they were arranged in a particular sequence and they used to follow an arrangement in an order. And third point, they used to be made according to the occupations of the people, and along those ordinary houses of ordinary people, there used to be long streets with many open places as a specified area in them. Last point for today, sources also supports the fact regarding. उसके अलावा और भी कई sources हैं जो कुछ और नॉलेज भी हमें देने की कोशिश करती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस श्राइन्स, स्मॉल टेम्पल विद इन द एम्पायर। मंदिरों की कमी नहीं थी, मठों की कमी नहीं थी, और समाधियों की भी कमी नहीं थी। यानी कि पूजा स्थल इतने थे कि आई थिंक अगर 4 घर कहीं पे हैं तो वहां भी एक मंदिर मठ था, मंदिर था, मठ था, छोटे छोटे मठ। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे आप जयपुर में देखिए, अभी तो खैर काफी कम कर दिए गए हैं, बट जयपुर में आप देख सकते हैं, स्पेशली इन ओल्ड जयपुर, आप जाएंगे तो भाई रोडों के बीच में ही मिडवे पे आपको मंदिर बने हुए मिल जाएंगे, छोटे 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 छोटे। तो उस वक्त भी ऐसे ही था, मठ इतने सारे थे, छोटे छोटे मंदिर इतने सारे थे कि पूजा के लिए स्थलों की, जगहों की कमी नहीं थी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेल रेन वाटर टैंक्स एज वेल एज टेम्पल टैंक्स। 2 तरह के टैंक्स वो बनाते थे। बारिश का पानी स्टोर करने के लिए वो रेन वाटर टैंक्स को भी कंस्ट्रक्ट करते थे, और मंदिरों को पानी की फैसिलिटी अलग प्रोवाइड कराने के लिए मंदिरों के टैंक्स अलग होते थे, टर्म्ड एज टेम्पल टैंक्स। वाटर सोर्सिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर ऑर्डिनरी पीपल एंड ड्वेलर्स। अब आप कहोगे सर सिंपली ट्राई टू टेल अस दैट यू आर टर्मिंग द नेम एज टेम्पल टैंक्स। तो एक्चुअली काइंडली ट्राई टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट ये टेम्पल टैंक का जो पानी था वो मंदिरों के ही काम आता था। तो मैं कहूंगा अगर मंदिरों के भी काम आता था तो क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग जो थे वो आधा दिन अपना मंदिरों में ही बिताते थे। देयरफॉर टेम्पल टैंक का जो पानी था
उनको हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट टेम्पल टैंक्स वर एक्चुअली द वाटर कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स और वाटर सोर्सिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर ऑर्डिनरी पीपल एंड ड्वेलर्स। नॉर्मली मंदिरों में जो पानी की सुविधा होती थी, वो उन मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी होती थी, साथ में जो यात्री ड्वेलर्स होते हैं, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, वो मंदिरों में विश्राम करते थे। दे यूज्ड टू rest temples. Yeah, they used to rest within the temples when traveling from one place to another, considering temple as a medium. तो मंदिरों में जो रुकने वाले यात्री होते थे, वो आराम करते वक्त उन मंदिरों में जो है उस पानी का प्रयोग करते थे, या फिर उन मंदिरों का पानी प्रयोग में आता था, यूज में आता था by those people who used to live within that locality where the temple used to be. तो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू कम ऑन टू द स्क्रीन।